समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भूगोल के चैप्टर 1 अर्थ एवं विषय क्षेत्र को पढ़ेंगे, जिसमें मात्र 18 प्रश्न होंगे। और साथ ही चैप्टर 2 को भी देखेंगे, जिसमें सौरमंडल के कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। वैसे सौरमंडल के चैप्टर में कुल 212 प्रश्न हैं, लेकिन हम लोग इसमें 100 क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे और बाकी क्वेश्चन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी तरह से पॉलिटी, साइंस और विविध के भी प्रश्नों को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को और देखते हैं आज के पहले चैप्टर को। और हमारा आज का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे इस यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं पहले प्रश्न को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हिकैटियस को। किनको कहा जाता है? हिकैटियस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 2 है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय ये किसे है? तो ये जो है इरेटोस्थनीज को है। किनको है? इरेटोस्थनीज को। ऑप्शन नंबर ए हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग ये सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थनीज। प्रश्न संख्या 4 है, ज्योग्राफी किस शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है? तो ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है वो ये है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। क्या है? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। प्रश्न संख्या 5 है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था वॉरेनियस ने। किसने कहा था? ये कहा था वॉरेनियस ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 का रहा है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था कांट ने। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कांट। इन्होंने ही कहा था कि भूगोल जो है ये भूतल का अध्ययन है। प्रश्न संख्या 7 है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक ये कौन है? तो ये हैं ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। प्रश्न संख्या 8 है, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस किस विद्वान का है? तो वर्तमान भूत की कुंजी है ये कथन किनका है? तो ये है जेम्स हट्टन का। किनका है? ये है जेम्स हट्टन का। प्रश्न संख्या 9 है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? तो स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन डब्ल्यू एम डेविस का है। किनका है? डब्ल्यू एम डेविस का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, ये जो कथन है ये है कार्ल सावर का। किनका है? कार्ल सावर का। प्रश्न संख्या 11 है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता ये किनको माना जाता है? ये माना जाता है पेसेल को। किनको माना जाता है? तो पेसेल को जो है ये भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक ये कौन है? तो इनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। क्या है? ग्रिफिथ टेलर है इनका नाम। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 का रहा है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? इनका नाम है एच एच बैरोज।
इनका नाम है H बैरोज। प्रश्न संख्या 14 है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो ये है थेल्स। थेल्स जो है ये गणितीय भूगोल का प्रारंभ करता है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 15 है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? तो चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? ये जो कथन ये है जीन ब्रून्स का। किनका है? जीन ब्रून्स का है ये कथन, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। प्रश्न संख्या 16 है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। किनको कहा जाता है? कार्ल रिटर को क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 17 है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। किनको कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को जो है मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? तो मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये जो कथन ये है कुमारी सैंपुल का। किनका है? कुमारी सैंपुल का। तो फ्रेंड्स ये थे चैप्टर 1 भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र के कुल कुछ प्रश्न जिसे हम लोगों ने कवर किया है, और जिसमें मात्र 18 प्रश्न ही थे। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर 2 की ओर, और जिसका नाम है सौरमंडल। ये है चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में हम लोग सौरमंडल के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो प्रश्न 1 कह रहा है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज ये किसने किया था? तो ये किया था कॉपरनिकस ने। किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने। प्रश्न संख्या 2 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ग्रह। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसको उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम ये किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था केपलर ने। किसने किया था? केपलर के द्वारा जो है ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किया गया था, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 5 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 8। कितने हैं? ये है 8। वैसे इस बुक में तो 7 दे रखा है, लेकिन 7 नहीं है, 8 है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो ये सही है ऑप्शन नंबर ए, बुध, उसके बाद होता है शुक्र, उसके बाद होता है पृथ्वी, उसके बाद होता है मंगल। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7 है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अब यहाँ से फिर से कह रहा है पृथ्वी से बढ़ती, अब यहाँ से पृथ्वी से कह रहा है, सॉरी, ये पहले 6 में था सूर्य से बढ़ती दूरी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो इसमें से कौन सा क्रम सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, उसके बाद होता है मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उसके बाद हो जाएगा शनि, फिर हो जाएगा अरुण, फिर हो जाएगा वरुण,
फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और तब हो जाएगा बुध। तो इस प्रकार से जो है आकार के अनुसार से सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इसमें से कौन सा है जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। ये है निहारिका। निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, तारामंडल क्या है। तो तारामंडल क्या है, तो ये है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। क्या है, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 का रहा है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो ये है 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। प्रश्न संख्या 12 है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत ये किस ग्रह पर स्थित है, तो ये है आपका मंगल ग्रह पर। तो मंगल ग्रह पर ये पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 13 है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या ये कितनी है, तो ये है 4। कितनी है, 4 है। प्रश्न संख्या 14 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन जो है एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो ये कौन नहीं है, तो ये है शनि। शनि जो है ये पार्थिव ग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 15 का रहा है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या ये कितनी है, तो ये है 4। कितनी है, तो 4 है। प्रश्न संख्या 16 का रहा है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित कौन नहीं है, तो ये नहीं है आपका मंगल। मंगल जो है ये बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 का रहा है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो ये कौन से दो ग्रह हैं जिसको छोड़कर शेष सभी ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो ये हैं शुक्र और अरुण। तो शुक्र और अरुण को छोड़कर शेष जितने भी ग्रह हैं ये सभी के सभी सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 18 का रहा है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का जन्मदाता ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सूर्य को। किसको कहा जाता है, सूर्य को जो है ये सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 19 है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाता है, तो ये कहलाता है अभिनव तारा। अभिनव तारा जो है ये ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। प्रश्न संख्या 20 है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये कौन थे वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इनका नाम है कॉपरनिकस। क्या नाम है इनका, इनका नाम है कॉपरनिकस। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो वो कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो ये सूर्य ग्रह नहीं है। कौन सा, सूर्य ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। प्रश्न संख्या 22 का रहा है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है, तो ये है हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सा है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 23 है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है, तो प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को। प्रश्न संख्या 24 है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है।
तो सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वर्णमंडल। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है सूर्य के ऊपर के भाग को। प्रश्न संख्या 25 है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? तो सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। प्रश्न संख्या 26 का रहा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपका 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। एक प्रश्न संख्या 27 है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को ये कहा जाता है उपसौर। क्या कहा जाता है? तो अगर न्यूनतम रहेगा तो उपसौर और अगर अधिकतम दूरी रहेगा तो अपसौर। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ये कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य के औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 30 है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो ये है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्या है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है। प्रश्न संख्या 31 है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य ये किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। किस में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 32 है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में ये काला धब्बा क्या है? तो ये है दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। क्या नहीं, ये क्या कर रहा है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ठीक है, यानी कि धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ये सूर्य में काला धब्बा है। प्रश्न संख्या 33 है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत ये कितना है? तो ये है 71%। कितना है? 71% है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में कौन एक तारा है? तो ये है सूर्य। सूर्य जो है ये एक तारा है। प्रश्न संख्या 35 है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर ये कितना तापमान होता है? तो ये होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ये सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान होता है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 36 है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायता से पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायता से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हीलियम। हीलियम पाया जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो सूर्य जो है ये सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 8 मिनट 3 सेकंड। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर एग्जैक्ट दिया हो रहा था तो 8 मिनट 20 सेकंड आपका एग्जैक्ट होता। अगर यहाँ पे देता इनमें से कोई नहीं तो वो आंसर बिल्कुल सही होता है, इनमें से कोई भी नहीं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो यह है बुध। बुध जो है ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 का रहा है,
बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या ये कितनी होती है? तो ये होती है 88 दिन। कितनी होती है? 88 दिन होता है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, किस ग्रह में चंद्रमा की सतह कलाएं होती है? तो किस ग्रह में चंद्रमा की सतह नहीं, चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो ये होती है आपका बुध में। बुध में जो है चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो वे कौन कौन से ग्रह हैं? तो वे हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर घूमने वाले कोई उपग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर जो है वो सबसे कम समय में लगाता है? तो वो है बुध। बुध जो है ये सूर्य का चक्कर जो है ये सबसे कम समय में लगाता है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 43 है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह ये कौन सा है? तो ये है आपका बुध। बुध जो है ये सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो किस ग्रह की परिभ्रमण गति जो है ये सबसे अधिक है? तो ये है बुध। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आंसर जो है वो एक ही है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो किस ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है वो सबसे अधिक है? वो है बुध का। किसका है? बुध का जो अक्षीय झुकाव है ये सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 46 है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। तो चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह ये कौन सा है? ये है बुध। बुध जो है ये चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौरमंडल का वो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वो है शुक्र। शुक्र जो है ये लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र को। शुक्र को जो है ये पृथ्वी की बहन कहा जाता है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को जो है ये शाम का तारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को ही। प्रश्न संख्या 50 है, सबसे चमकीला ग्रह है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र ही। शुक्र जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है। प्रश्न संख्या 51 है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन कौन से हैं? तो ये है आपका बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र जो है ये सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह हैं, और ये जो है ये क्रमशः है, मतलब सूर्य के बगल में बुध और पृथ्वी के नज़दीक में शुक्र। प्रश्न संख्या 52 है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो यूरोपवासी जो है ये किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ये करते थे शुक्र का। तो यूरोपवासी जो थे ये शुक्र ग्रह की जो पूजा है ये देवी के रूप में करते थे, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 53 है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह ये कौन सा है? ये है शुक्र। शुक्र जो है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। प्रश्न संख्या 54 है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ये कौन सा ग्रह है? तो ये है शुक्र। शुक्र जो है ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। प्रश्न संख्या 55 है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ये भी शुक्र को ही कहा जाता है, भोर का तारा या शाम का तारा।
शुक्र को ही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो किस ग्रह को जो है ये सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र को। शुक्र को जो है सौंदर्य का देवता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 57 है, सुपरनोवा है, तो सुपरनोवा ये क्या है? तो ये एक मृतप्राय तारा है। क्या है? ये एक मृतप्राय तारा है सुपरनोवा। ऑप्शन नंबर डी हमारा है राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज ये किसने किया था? ये की थी रॉबर्ट पियरी ने। रॉबर्ट पियरी के द्वारा जो है उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 59 है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पे साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है। अभी हम लोग उत्तरी ध्रुव को देखे थे जिसकी खोज रॉबर्ट पियरी ने किया था, और यहाँ पे देख रहे हैं साउथ पोल को। तो साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था एमंडसन ने। एमंडसन जो था ये साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 60 है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो ये है आपका चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। प्रश्न संख्या 61 है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो दिए गए ऑप्शन में जो है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो दिए गए ऑप्शन में ये हो जाएगा आपका लधवक्ष गुलाब से। किससे? लधवक्ष गुलाब से। प्रश्न संख्या 62 है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो ये लगाती है 1 डिग्री प्रतिदिन। तो 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से जो है चक्कर लगाती है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 63 है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की जो चाल है ये है आपका अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। प्रश्न संख्या 64 का रहा, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। तो पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है ये कितनी है? तो ये है आपका 27 किलोमीटर पर मिनट। कितना है? 27 किलोमीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये है पृथ्वी के भ्रमण की गति। प्रश्न संख्या 65 है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास ये कितना है? तो ये है आपका 12,800 किलोमीटर। कितना है? 12,800 किलोमीटर ये जो है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। प्रश्न संख्या 66 है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी ये किस महीने में होती है? तो ये होती है आपका जुलाई में। जुलाई में जो है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की ओर। प्रश्न संख्या 67 है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति ये किस महीने में होती है? ये होती है जनवरी में। तो अपसौर होता है आपका जुलाई में और उपसौर होता है जनवरी में। प्रश्न संख्या 68 है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो तारे जो है ये पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखते हैं? तो ये दिखते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसी के कारण। किसके कारण? तो पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी के कारण तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है,
गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। तो गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। तो ये कौन सा तथ्य है? तो ये है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्या है? तो पृथ्वी का जो भार है ये ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ये है आपका तथ्य। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की ओर। प्रश्न संख्या 70 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कैसे? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 71 है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का ये कौन सा आपका स्थान है? तो ये है पाँचवा। क्या है? पाँचवा है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। पृथ्वी को। प्रश्न संख्या 73 है, पृथ्वी स्थित है। तो पृथ्वी कहाँ स्थित है? तो यह है शुक्र एवं मंगल के मध्य। किसके किसके मध्य? शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है पृथ्वी। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 74 है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो आपको मालूम है कि जनवरी में होता है, लेकिन जनवरी में किस तारीख को होता है? तो ये होता है 3 जनवरी को। कब होता है? तो 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की ओर। प्रश्न संख्या 75 कह रहा है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? और ये आपको मालूम है कि जब अधिकतम दूरी होती है तो उसको अपसौर कहते हैं। और वो किस महीना में होता है? तो जुलाई में। तो यहाँ पे कह रहा है किस दिन को होता है? तो ये होता है 4 जुलाई को। जुलाई को ही होता है। तो कब होता है? तो ये 4 जुलाई को होता है। प्रश्न संख्या 76 है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में? तो पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, यहाँ पे कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 365.25 दिन में। कब? 365.25 दिन में जो है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 77 है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह ये कौन सा है? तो यह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। प्रश्न संख्या 78 है, दिन व रात होने का कारण है। तो दिन व रात होने का कारण ये क्या है? तो यह है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन ही दिन व रात का कारण है। प्रश्न संख्या 79 है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने समय में? तो ये पहुंचता है आपका 4.2 वर्ष में। 4.2 वर्ष में जो है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी ये कितनी है? तो ये है आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 81 है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि ये जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। कितने समय में? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है। प्रश्न संख्या 82 है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ पर समान होती है? ये होती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा पर जो है दिन रात की अवधि समान होती है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की ओर। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है इक्विनॉक्स का तात्पर्य है। तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? तो ये है दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? दिन और रात समान अवधि के होते हैं, यह है इक्विनॉक्स का तात्पर्य। प्रश्न संख्या 84 है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन ये कब होता है? तो ये होता है आपका, एक सेकेंड, ये होता है आपका 22 दिसंबर को। कब होता है? तो 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 85 की ओर। प्रश्न संख्या 85 का रहा है भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। तो भू कक्ष तल पर भू अक्ष का जो झुकाव है ये कितना है? तो ये है आपका 66.5 डिग्री। कितना है? तो 66.5 डिग्री है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 की ओर। प्रश्न संख्या 86 का रहा है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? वो है एक, और वो कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। प्रश्न संख्या 87 है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो ये कितना देर? तो ये दिखाई देता है आपका 24 घंटे। कितना देर? 24 घंटे दिखाई देता है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88 की ओर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 का रहा है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? यह है शुक्र। शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। प्रश्न संख्या 89 है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में ये कौन सा ग्रह है? यह है पृथ्वी। पृथ्वी जो है ये तृतीय स्थान पर है दूरी की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 90 है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर ये कितनी डिग्री का कोण बनाती है? ये बनाती है 66.5 डिग्री का। कितना का? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 91 है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो किस तारीख को जो है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो ये पड़ती है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 92 है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो ये है सूर्य। सूर्य जो है ये पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 93 है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यह जो है किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये किया था आपका कॉपरनिकस ने। तो कॉपरनिकस के द्वारा जो है सर्वप्रथम ये प्रतिपादित किया गया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। प्रश्न संख्या 94 है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ पर? ये पड़ती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग जो है ये कैसा होगा? तो ये होगा काला।
कैसा होगा? काला होगा। प्रश्न संख्या 96 है, पृथ्वी की परिधि है लगभग, तो पृथ्वी की परिधि ये कितना है? तो ये है आपका 40,032 किलोमीटर। कितना है? 40,032 किलोमीटर ये पृथ्वी की परिधि है। प्रश्न संख्या 97 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो ये किस तिथि को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो ये होता है 21 जून को। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। प्रश्न संख्या 98 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो किस तिथि को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। प्रश्न संख्या 99 है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो ध्रुवों पर दिन की अवधि ये कितनी होती है? तो ये होती है 6 माह तक। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो 6 माह तक होती है। प्रश्न संख्या 100 का रहा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो किस ग्रह का औसत घनत्व जो है ये सबसे अधिक है? तो ये है आपका बुध का। बुध का जो है ये औसत घनत्व जो है ये सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 101 कह रहा है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो ये मापा था इरेटोस्थनीज ने। किसने मापा था? इरेटोस्थनीज ने ही सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के लूसेंट ऑब्जेक्टिव के भूगोल चैप्टर के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ प्रश्न, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 में कुल 18 प्रश्न देखें और चैप्टर 2 में जो सौरमंडल का जो प्रश्न था उसमें टोटल 212 प्रश्न थे, जिसमें से हम लोग 101 प्रश्न को देखे हैं और बाकी जो प्रश्न बचे हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।